हाउ वाज द मोमेंट जब रिजल्ट आया? क्या कुछ हुआ? कैसे पता लगा रिजल्ट आ गया? पहले तो मैंने मम्मी से लिपट के बहुत रोया। नहीं कोई पूछने वाला है तुमसे, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो लोग नहीं देखेंगे कि किसने क्या किया। हम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस से ही जाना चाहिए। बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या फॉलो किया आपने प्रीलिम्स के लिए? जब पीएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। मेंस के नोट्स कैसे बनाए? कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे तो मैंने उन्हीं से पढ़ाई की थी। मैं टॉपर्स की कॉपी को ही फॉलो करती हूँ, उनके आंसर्स को मैंने बार बार लिख के देखा, तो मैंने घर पे ही आंसर राइटिंग की। फीमेल्स के लिए शादी को एज अ पनिशमेंट देखा जाता है कि यार एग्जाम की तैयारी कर लो, 3 साल 4 साल है, अगर निकली तो ठीक है वरना शादी करा देंगे। अगर 4 घंटे या 5 घंटे भी आपके पास हैं और आप फोकस्ड हो अपने एम के लिए, तो आप 5 घंटे की आपकी अगर लाइब्रेरी है तो वो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। लिमिटेड टाइम है, जी। वास्ट सिलेबस है, उसको कवर अप करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाई है आपने? टेस्ट सीरीज का ये है कि आप कहीं भी दे सकते हो, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आप घर पे भी लिख सकते हो। हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। इन MPPSC 2021 के टॉपर के साथ बैक टू बैक सुपर हिट एपिसोड्स आपने देखे हैं। ये एपिसोड भी सुपर हिट होने वाला है। मेक श्योर इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने हर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंडियन एस्पिरेंट शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे एक से एक बेहतर पॉडकास्ट UPSC और MPPSC टॉपर्स के साथ। आज हमारे साथ हैं MPPSC 2021 के टॉपर ज्योति दी, जिन्होंने MPPSC 2021 में रैंक 10 हासिल किया है। इनसे जानेंगे इनकी कहानी। ये कहानी बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को अंत तक देखें। सेकंड, इनकी लाइफ से इंसाइट्स आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। इनकी प्रिपरेशन लाइफ की इंसाइट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। ज्योति दी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अभी काफ़ी अच्छी हूँ रिजल्ट के बाद तो बहुत अच्छे से। अच्छा, रिजल्ट के बाद क्या हुआ उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी जी। पहले जैसे हमने रितु से भी बात किया है, तो उन्होंने बताया कि उनकी आपसे बात हुई थी जस्ट बिफोर द रिजल्ट। क्या था वो किस्सा? रिजल्ट आने के पहले तक क्या फील हो रहा था? रिजल्ट आने का जैसे हमें पता चल गया था कि अभी रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और MPPSC अब जारी करने वाला है रिजल्ट, तो बहुत बेचैनी सी हो रही थी। मैं अपने हर फ्रेंड को कॉल कर रही थी सिर्फ एक वो कंसोलेशन के लिए कि अब मतलब अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि मैं 2 फेलियर देख चुकी थी। 2019 और 2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बस मन परेशान हो रहा था। उसी समय ऋतु से भी बात हुई, तो ऋतु और हमारी जस्ट 5 मिनट पहले ही बात हो रही थी कि यार अब क्या होने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं कह रही थी कि शायद मंडे तक आएगा, तो ऋतु कह रही थी दीदी बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। काफ़ी मुझे समय हो चुका था तैयारी करते हुए, तो मैंने अपने रिज्यूम्स भी फॉरवर्ड किए थे, तो मैं उससे यही शेयर कर रही थी कि ऋतु अब मैं शायद जॉब के साथ ही तैयारी करूँगी, क्योंकि एक लंबा टाइम आपको हो जाता है जहाँ आपको बाहर का एक एक्सपोजर नहीं मिलता, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी खो चुके हो। मैं एक BHMS डॉक्टर भी रही हूँ, मैंने कार्य भी किया है पहले, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी खो रही हूँ धीरे धीरे। ऐसे कई इंसिडेंट आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं वहाँ आपको ये फील होता है कि नहीं, अब तो घर से निकल के हमें अपनी एक पहचान बनानी है। तो ये वाली चीज़ें हमारी दोनों की शेयर हो रही थी, तो ऋतु का ये कहना था कि सब कुछ अच्छा होगा। इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हुआ। सब कुछ अच्छा हुआ। नाइस। हाउ वाज द मोमेंट जब रिजल्ट आया? क्या कुछ हुआ? कैसे पता लगा रिजल्ट आ गया? मेरा बेटा एकेडमी जाता है TT नगर, तो वो आया एकेडमी से, मैं उसको फ्रेशन अप कर रही थी और उसी दौरान ऐश्वर्या का कॉल आया। मेरा स्टडी रूम ऊपर है, तो ऐश्वर्या का कॉल आया, मेरी फ्रेंड है, कि दीदी रिज़ल्ट आया है, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो बेटे ने कॉल उठाया था, तो मैंने बोला कि नहीं यार प्लीज़ मजाक मत करो, क्योंकि उसी दौरान हमारा अब 23 तारीख को प्रीलिम्स है, तो मैं पढ़ ही रही थी। फिर नहीं दीदी नहीं पढ़ना है, 10th रैंक, आप डिप्टी कलेक्टर। तो तब भी मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं आपको लिस्ट भेजती हूँ, ऐश्वर्या का ये रिएक्शन। मैंने लिस्ट देखा और तुरंत मेरे इन-लॉज नीचे थे, तो मैं तुरंत नीचे गई। मतलब पहले तो मैंने मम्मी से लिपट के बहुत रोया कि मम्मी कई चीज़ें रही फैमिली में, कई बार डिस्प्यूट्स हुए और गिले शिकवे होते ही हैं हमारे, तो फाइनली उस दिन सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो सब लोग तुरंत पापा का आना हुआ, मेरे फादर इन लॉ, कि रोने की क्या बात है, क्या बात हो गई, उन्हें नहीं समझ आया। तब फिर बेटे ने बताया कि मम्मा डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। फिर सब कुछ अच्छा रहा, फिर बहुत अच्छा मोमेंट रहा। हम बात करते हैं PSC एग्ज़ाम में आना कैसे हुआ आपका, क्योंकि कई सारे लोग सभी के अपने अपने कारण होते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस्ड होके आते हैं, कुछ इंस्पायर होके आते हैं।
आप पीएससी को आपने कैसे चूज़ किया? देखिए भैया, मैंने 2012 में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था पीएससी का, वो दिया था जस्ट आफ्टर मैरिज। ठीक है। मेरी फाइनल ईयर में शादी हो गई थी। तो वो एग्ज़ाम दिया, तब तक मुझे नहीं पता था कि एमपीपीएससी से सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर जब मेरा बेटा हुआ उसके दौरान मैं मैटरनिटी लीव पर थी, तो मेरे यहाँ रेंट पर रहने के लिए 3 मतलब बच्चियाँ आई थी। तो फ्रेंड्स ही थी वो मेरी। मैंने देखा कि उनमें से एक नायब तहसीलदार है और उनकी एक सिस्टर भी उनसे मिलने आई थी, जॉइंट कलेक्टर। तब मुझे पता चला कि इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ये भी कोई वैकेंसी होती है, पोस्ट होती है। तब तक भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। फिर मैंने उनकी बुक्स वगैरह को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली मैंने एमपीजीके से स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे और भी बुक्स देखी। फिर उनकी मेरी हस्बैंड से बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि दीदी तो बहुत अच्छा है बैकग्राउंड है, आप क्या कर रहे हो भैया, मतलब उनको स्टार्ट करो कुछ, मतलब घर से ही तैयारी शुरू कर दें वो। फिर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मतलब इन्फ्लुएंस भी किया कि आपको अब दीदी आगे बढ़ना चाहिए, आप ट्राई कीजिए एक बार। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, बेटा जब छोटा रहा कुछ दौरान, मतलब 2 से 3 घंटे का मैं वहाँ सिर्फ जाती थी। अच्छा। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने इनिशियली शुरुआत की। तो ऐसे मुझे उन लोग से इंस्पिरेशन मिली। और फिर क्या हुआ, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? मतलब आपने 2013 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? नहीं, मैंने 16 अक्टूबर 2017 का प्रीलिम्स था जनवरी में, तो मुझे सिर्फ 1 ही महीना मिला था पढ़ने के लिए। तो उस समय मेरा 2 मार्क्स से रह गया। उस समय मैंने ज़्यादा उसको मतलब गौर ही नहीं किया कि अब मुझे आगे भी बढ़ना है। फिर मेरी जो प्रिपरेशन है ब्रेक हो गई, क्योंकि मैं ऑक्यूपाई थी घर में, बच्चा छोटा था, तो कई चीज़ें हमें करनी होती है। इन लॉज भी साथ में है, जॉइंट फैमिली है, तो बस सोच ही नहीं पाती थी कभी कि मैं बाहर निकल पाऊँगी। फिर मैंने उस समय ब्रेक किया। फिर जैसे ही 18 का प्रीलिम्स आया, मैंने उसकी कुछ समय तैयारी फिर से शुरू किया 18 से। तो 18 के टाइम पे फिर मैंने मेंस को पढ़ा। उसके पहले तक तो मैं प्रीलिम्स ही पढ़ रही थी। अच्छा। मैंने कुछ पार्ट मेंस का पढ़ा। फिर 18 का मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर मेरी जर्नी ब्रेक हो गई। फिर जब 19 का प्रीलिम्स आया, उसके पहले मैंने तैयारी शुरू की। तो मतलब ये ब्रेक चलता रहा। हाँ। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान ये रहा, घर में सारे लोग इन्फेक्टेड थे। मदर इन लॉ काफ़ी सीरियस थी मेरी, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना है और उन लोगों के लिए भी करना था। तो लॉकडाउन में तो मैं तैयारी कर नहीं पाई। और उसके बाद ये रहा कि जो मेरी मम्मी हैं, मतलब मेरी मदर जो थी, उनको कैंसर हो गया था। तो काफ़ी टाइम में ऑक्यूपाई रही उनके साथ। इनफैक्ट जब 19 का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, उसके 1 हफ्ते बाद तक मैं उनके साथ थी। तो आप ये सोचिए कि मेरी जो जर्नी रही वो काफ़ी ब्रेक लगते रहे उसमें। और मेंस के दौरान उसी समय में उनकी डेथ भी हो गई थी, तो मैंने कुछ समय उनको भी दिया। तो 19 का मेंस में बहुत प्रॉपर नहीं दे पाई। फिर जब 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू की तैयारी। उसके बाद बेटा जो है इस एज पे आ गया था कि अब वो रह सके मेरे बिना, तो फिर मैंने कंटिन्यूटी, तो बस फाइनली 21 में मेरा चयन हो गया। नाइस, सच इंस्पायरिंग स्टोरी। मेरे ख्याल से जब आप एक मैरिड वुमेन हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिवली टू एक स्टूडेंट जो अपने बैचलर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैरिड के साथ मदर होना, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम सिंगल हैं, हम कुछ भी बना लेंगे और अपना हो जाएगा, लेकिन आप बच्चे चूजी होते हैं, तो हमेशा उनकी डिमांड होती थी कि अब मम्मी के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और बस अब मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ नया, तो ये वाली चीज़ रहती थी। क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस पूरी प्रिपरेशन में? चैलेंज तो मैंने कभी ऐसे बहुत ज़्यादा वो किया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बस पढ़ती रहती थी। मैंने चीज़ों को ये नहीं सोचा था, मुझे पता था कि ये लंबी जर्नी है, तो मैं चीज़ों को पढ़ती रहती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी। हर बार चैलेंज आपके साथ होता है, मैरिड आप हो, कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आके बस आपके अगर इन लॉ सपोर्टिव भी होते हैं तो कई बार नहीं कोऑर्डिनेट कर पाते वो उनके साथ। तो हर बार एक चैलेंज होता था कि उनको हर एग्ज़ाम के लिए मुझे कैसे मनाना है। बैक टू बैक जो पीएससी है आपका प्रीलिम्स ले रहे थे, मींस अभी 19 के बाद जो रिजल्ट्स के बाद तो कंटिन्यूसली ये जर्नी चल रही थी। तो उस दौरान उनको एक कन्विंस करना कि नहीं मेरा अब ये एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मेरा ये एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है। तो मुझे याद है कि 2024 का जो प्रीलिम्स था, रिज़ल्ट के 2 दिन पहले ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी अभी मेरा एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करवा लो। उन्हें भी नहीं पता था, मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम थे, तो मैं अब उन्हें क्या कहूँ कि अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। तो उनका ये कहना था कि अब कौन सा एग्ज़ाम है, नहीं पता होता है उन लोगों को ये चीज़ें।
तो वो ये वाला चैलेंज मेरे साथ रहे कि फैमिली को कन्विंस करके रखना। पढ़ने में तो मैं हमेशा से अच्छी रही हूँ, मैंने उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो उनको भी अंदर से एक विश्वास था कि नहीं इसका सिलेक्शन होगा, पर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला मेरे लिए चैलेंज रहता था। जैसे आपने बताया ना कि आपने कंसिस्टेंसी भाई कई बार ब्रेक हुई है, आपने ब्रेक प्रिपरेशन छोड़ी, फिर कुछ समय बाद स्टार्ट किया, और जब प्री आया उसके पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और जनरली इस एग्जाम में कहा जाता है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जी, आप कंसिस्टेंट उस पूरी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं रहे, उसमें आपको नहीं लगा कि यार मैं इतने घंटे नहीं दे पा रही हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है, या जितना आप दे रहे थे उतना रिक्वायर्ड हो गया? कैसे पढ़ाई की आपने? एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा कमी रहती है इस जर्नी में। आप जब पीएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, उसकी कमी रही। तो उसका रीज़न भी था कि मैं फैमिली को समय देती थी। कई बार बच्चे के एग्ज़ाम में तो आप नहीं जा सकते बाहर, आपको उसको देना ही है समय, और घर में फंक्शन है या कुछ है, किसी की तबीयत ख़राब है, और मैं सिंगल मतलब अकेले बहू हूँ, रिलेटिव्स आ गए बल्क में, तो नहीं हो पाती थी कोचिंग आना जाना। जब इंटरव्यू 19 का रहा तो वहाँ पे मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई, तब मुझे पता चला कि मुझे कंसिस्टेंटली जाना है और इन बुक्स से मुझे प्रेफर करना है। इनफैक्ट 2018 का जब मैंने मेंस दिया था तो मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे, तो मैंने उन्हीं से पढ़ाई की थी। तो कई बार आप अवेयर नहीं होते हो, तो पहले हमें अवेयर होना है सिलेबस से लेके, कंटेंट से लेके, और एक फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो उसी के बाद मेरी कंसिस्टेंसी बनी। कोचिंग आपने पूरी की है? नहीं, मैंने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग की। इनफैक्ट मैंने 19 में जब पहली बार 17 में प्रीलिम्स दिया था, तब मैं प्रीलिम्स तक ही सीमित थी और उन्हीं के मेरे पास नोट्स थे। फिर मेंस के लिए 19 के बाद से मैंने बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना चालू किया। और मेंस आपने सेल्फ किया है? सेल्फ किया मैंने मेंस। सेल्फ कैसे किया? मतलब आई थिंक कि अगर इसके लिए अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आपके पास टाइम भी कम है, तो अप्रोच सही होना चाहिए। वो सही अप्रोच का गाइडेंस कैसे मिला है? मेरी मुलाकात अंकिता से हुई थी 2020 का, जब मेरा इंटरव्यू रहा। अंकिता का शायद 1 नंबर से प्री नहीं हुआ था, तो अंकिता मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रही थी। तो अंकिता को मैंने कॉल किया कि अंकिता यार, हम लोग सेम नवोदय से हैं, नवोदय से हमने पढ़ाई की है, तो 19 के इंटरव्यू क्लासेस में हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने बोला अंकिता यार, अब मुझे भी मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की हुई थी। उसकी कॉपीज़ वगैरह मैंने देखी, फिर हम लोग साथ में पढ़ते थे लाइब्रेरी। मैं अपना सुबह का घर का जो पूरा रहता था रूटीन, उससे फ्री होके लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। सेम जगह पे हमने लाइब्रेरी की, तो हम लोग 7 बजे तक दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो बस उसके बाद से फिर मेरा स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूटी रही। मैंने अंकिता की कुछ टेस्ट सीरीज़ की कॉपीज़ देखी, बुक्स वगैरह हम लोग शेयर करते थे। तो अंकिता ये कहती थी, दीदी आप कोई बुक मत खरीदो, हम लोग कॉमन बुक्स से पढ़ लेंगे। तो मुझे याद है कि 2021 का जब मेंस आया था, तब मेरे पास बुक्स नहीं थी, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है हिंदी मीडियम वाली, उनकी बुक्स ली, क्योंकि उनका मेंस नहीं था उस समय, मेरे पास किताबें नहीं थी। मैंने उनकी बुक्स ली और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और हम दोनों साथ में पढ़ते थे। 21 के मेंस के लिए हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। तो ये वाली चीज़ रही मेरे साथ। तो दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत अच्छा मित्र होना ज़रूरी है जो आपकी मेंटलिटी जिसके साथ मैच करे। हम लोग का कैचिंग पावर अच्छा था दोनों की, तो चीज़ें चलती रही। कितने घंटे पढ़ पा रहे थे आप उस समय? देखिए, मॉर्निंग में तो घर का मुझे काम करना होता था, तो मैं 10:30 या 11 o'clock तक पहुँच जाती थी लाइब्रेरी, और उसके बाद 7 o'clock मुझे घर आना होता था, क्योंकि बच्चा भी मेरा वेट कर रहा होता था, उसके होमवर्क भी होते थे। तो इतना मेरा कंसिस्टेंटली मतलब ये चीज़ें तो मेरे साथ रहती थी, मैं उस समय को बहुत अच्छे से उपयोग करती थी। तो ये ऐसा रहा। लाइब्रेरी में जाना कितना ज़रूरी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से तैयारी कर रहे हो लिमिटेड टाइम के अंदर? जी, लाइब्रेरी में कितना हेल्प किया है आपको? लाइब्रेरी में मैं अकेले तो कम ही पढ़ पाती थी। जब अंकिता छुट्टी पे रहती तभी मैं अपना अकेले फोकस करती थी, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही सिलेबस को पढ़ना चालू कर दिया, कई चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप अगर 4 घंटे या 5 घंटे भी आपके पास हैं और आप फोकस्ड हो अपने एम के लिए, तो आप 5 घंटे की आपकी अगर लाइब्रेरी है तो वो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। सिर्फ 5 घंटे भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, सिलेबस को लेकर अप्रोच की बात करते हैं जी। लिमिटेड टाइम है, वास्ट सिलेबस है, उसको कवर अप करने के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है आपने? जब आपने जैसे फर्स्ट टाइम प्री क्रैक किया, उसके पहले आपने कुछ चीज़ें डिसाइड की होगी कि मुझे ये चीज़ें करना है, इतने टाइम में करना है। क्या वो प्लान्स बनाए थे, कैसे गए थे? प्लान्स तो 2020 के मेंस के बाद ही बन पाए। 2020 का मेंस भी मतलब ऐसे ही रहा, क्योंकि उस समय ये चल रहा था कि 19 के इंटरव्यू होंगे और फिर मेंस होगा। तो मैंने सेल्फ स्टडी की, घर पे ही मैं पढ़ती थी अकेले। तो उस समय तक भी बहुत अच्छे से प्लान नहीं बन पाया, पर हाँ
2020 के मेंस से मैंने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। कई चीज़ें थी जो 2020 के मेंस तक मेरी तैयार हो गई थी, मुझे कुछ ही चीज़ें मेरी छूटी हुई थी, तो 2021 के मेंस के आते तक मैंने उनको प्रिपेयर कर लिया था। जैसे मैथ्स होता है 30 मार्क्स का, तो मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से रही, तो मैथ्स मेरा बहुत 10th के बाद छूट गया था लगभग। तो मैंने कंटिन्यूसली मैथ्स में हर दिन करती थी। मैं हर तरह के क्वेश्चंस को मैं अकेले मैथ्स करती थी यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कोई कोचिंग ऐसा ज्वाइन नहीं की मैथ्स के लिए। मुझे पता था कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उन्हीं को मैंने पहले स्टार्ट किया। हर जो जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन आता है आपको, तो आप उस पैटर्न के 5 से 10 सवालों को कर लो तो आपकी तैयारी बन जाती है। तो मैथ्स जो रहा मेरा 19 और 20 में मैंने मैथ्स नहीं कर पाया था, शायद इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं रहा। बाकी मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे साइंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और जो कुछ चीज़ें थी वो मेरी अंकिता के साथ प्रिपेयर होती रही। मैथ्स पे मैंने फोकस किया और उसी का रिजल्ट ये रहा, क्योंकि वो 30 मार्क्स का मैथ्स होता है, तो आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपने 17 का प्रीलिम्स दिया जी, है ना, वो नहीं निकला? नहीं निकला। फिर आपने 18 का प्रीलिम्स दिया और मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है। फिर 19 का मेंस क्वालिफाई रहा, उसके बाद से कंटिन्यूसली मेरे मेंस प्रीलिम इंटरव्यू आते रहे। इनफैक्ट 20 का 2022 का भी मैंने मेंस दिया है, तो वो भी मेरा क्वालिफाई रहा। नाइस। 19 का जब आपने इंटरव्यू दिया जी, और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या चल रहा था, क्या माहौल था, क्या सोचा था क्विट करना है या कंटिन्यू करना है? पहले 20 का रिजल्ट आया 2020 का, हाँ, और उसी के जस्ट बाद 21 का मेंस था। 19 का इंटरव्यू लेट रहा, तो बस ये लग रहा था कि यार मेरा तो कहीं वेटिंग में भी नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन रहा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब मैंने देखा कि कई चैनलों के माध्यम से यार टॉपर्स को लोग वो कर रहे हैं, और लोगों की जर्नी काफ़ी लंबी रही। जैसे मेरे साथ एक फ्रेंड है लोकेश छापरे, वो भी डिप्टी कलेक्टर बने हैं, पहले डीएसपी बने, एटीओ। तो मैंने उनसे जाना कि उन्होंने 2015 में तैयारी स्टार्ट की थी। तो मुझे लगा कि यार मेरा तो अभी बहुत ही कम समय रहा, वो भी मेरी ब्रेक में जर्नी रही, तो क्यों ना मैं अब और समय दूँ। फिर मैंने टॉपर्स की कॉपियों को देखा, उनसे उनके आंसर्स को अपने आंसर से मैच किया, और मैंने घर पे ही 1.5 महीने का मुझे समय मिला था, तो मैंने घर पे ही आंसर राइटिंग की। मैंने कोचिंग में आंसर राइटिंग बहुत कम की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं जितना समय जाने में लगाऊंगी, मैं टॉपर्स की कॉपी को ही फॉलो करती हूँ। उनके आंसर्स को मैंने बार बार लिख के देखा, अपने इनपुट्स लगाए, और इससे मेरी तैयारी बूस्टअप हो गई। हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी रिकॉर्ड करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं हम प्रीलिम्स से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, जिसकी वजह से बार बार क्रैक हुआ एग्जाम? हाँ, मेरा हमेशा जनरल कैटेगरी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। कई लोग मुझसे कहते थे कि आप बताओ दीदी कि प्रीलिम्स में जनरल से कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी ये प्रोविजनल और मेन लिस्ट वाला चीज़ हो गई है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं प्रीलिम्स से, हमें सबसे पहले तो सिलेबस से ही जाना चाहिए, और PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहते थे हमेशा। लोग कहते थे कि ये इसमें आया है 20 में, मैं कहती थी कि नहीं 19 में आया, और वही चीज़ होती थी। तो इतना आप उनको देख लो कि वो आपके दिमाग में रह जाएं कि हाँ ये इस ईयर में आया था और ऐसा क्वेश्चन था। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ हमेशा रही, मेमोरी मेरी काफ़ी वैसी रही। तो और मल्टीपल जो चीज़ें मेरी प्रिपेयर होती थी, मैं उनको बार बार नहीं देखती थी। मैं हमेशा नए फैक्ट्स देखती थी प्रीलिम्स के लिए। मल्टीपल पेपर्स हमें लगाने चाहिए। 19 तक मैंने काफ़ी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दी, लेकिन 19 के बाद मुझे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पुराने पेपर्स होते थे, और उन्हीं में मैं ये चीज़ें देख लेती थी कि कुछ जो मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको मैं एक कॉपी पे रिकॉर्ड कर लेती थी। और फिर अगले दिन जब मैं अगला टेस्ट पेपर लगाती थी, तो पहले मेरा ये होता था कि मैं उन आंसर्स को रिवीजन में लूँ अपने। तो इस तरह से मेरा चलता रहा प्रीलिम्स का। तो हमें पहले सिलेबस से जाना चाहिए, मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लगाना चाहिए। नाइस। बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या फॉलो किया आपने प्रीलिम्स के लिए? जनरल रिसोर्सेज ही रहे, जो भी स्टेशनरी पे अवेलेबल होते थे, और जो कोचिंग जब फ्रेंड्स रहते थे उन्हीं से टेस्ट सीरीज़ के मल्टीपल पेपर हम लोग ले लेते थे। और हमारा एक चीज़ और ये रही कि हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर जो है, जैसे ऐश्वर्या है, एक ग्रुप बन गया था 19 के बाद हमारा, तो हम लोग ग्रुप में ही पेपर सॉल्व कर लिया करते थे। तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। राइट। एंड आई थिंक इस एग्ज़ाम के अंदर आप जैसे हो और आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो, अगर उस कैटेगरी के आप दोस्त बनाएंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी लेट मुझे समझ आया। 19 के इंटरव्यू सेशंस जब चल रहे थे, मॉक इंटरव्यूज़, उसके दौरान मेरी फ्रेंडशिप रही।
तो फिर एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। तो मुझे लगता है कि ग्रुप एक होना चाहिए आपका, और वैसा ही होना चाहिए कि आपकी समय की ज़्यादा बर्बादी ना हो। मेरे पास लिमिटेड समय होता था घर से निकलने के लिए, मुझे मेरा फिक्स टाइम होता था कि मुझे इतने बजे तक घर पहुंचना है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है डिस्कशन और अच्छे दोस्त। मेंस को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी बताइए, मेंस आपने कैसे क्रैक किया, कैसे तैयारी की है मेंस की? इनिशियली मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा था तो कंटेंट नहीं था, फिर मैंने सिलेबस की गो थ्रू हुई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं होता आजकल तो मिलने लगे मार्केट में। कंटेंट आपके पास नहीं होता है तो सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। इवन 21 के मेंस के पहले तक अंकिता और हम दोनों अलग अलग टॉपिक को सर्च करते थे, दोनों एक दूसरे को बताते थे, शेयर करते थे। तो फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, और सर्चिंग इंटरनेट का तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना ही है। सोशल मीडिया से हम दूरी बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का तो करना ही पड़ता है। तो मेंस का ये रहा कि मल्टीपल रिविजन्स हमने किए, और कई हिंदी मीडियम के कंटेंट थे उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। टेस्ट सीरीज़ का ये है कि आप कहीं भी दे सकते हो, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप घर पे भी लिख सकते हो। आप टॉपर्स की कॉपीज़ को देखो, उनको फॉलो करो, और उन्हीं के आंसर्स को आप बार बार रिवाइज करो। क्योंकि लिमिटेड जो 20 तक का सिलेबस था उसमें फिक्स था कि यूनिट से ही क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप एक यूनिट आपकी वीक भी रहती है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक आपको मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेनी है, उसका बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में। मैथ्स आपको अच्छे से कर लेनी है, और टॉपर्स के आंसर्स को ही आप बार बार पढ़ के उनको अपने नोट्स बना सकते हो और मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें हैं। पेपर वाइज अगर आप बताएंगे तो सबसे चैलेंजिंग पेपर कौन सा था आपके लिए? अब तक तो थर्ड पेपर सबके लिए रहा, लेकिन 22 में मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा, जब मैंने 22 का मेंस दिया तो मेरा बहुत अच्छा रहा मेंस का थर्ड पेपर इनफैक्ट। और हिस्ट्री तो अनएक्सपेक्टेड ही, उसमें 3 मार्कर्स आते तो उनका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी 3 मार्कर्स, जितने आपको नए नए 3 मार्कर्स मिले उन्हें हमें नोट डाउन करना चाहिए। 3 मार्कर्स की एक कॉपी आप अलग बना लें हर सब्जेक्ट की, और 5 मार्कर्स की। 11 मार्कर कई बार ऐसे होते हैं जो हमें वहीं इंस्टेंटली लिखने होते हैं। जब हम कई बार आंसर राइटिंग्स करते हैं तो हमें एक तरीका आ जाता है कि हमें कैसे लिखना है, तो वो बहुत चैलेंजिंग नहीं होता। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि 3 मार्कर, आपको 3 मार्कर कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, और उसी से आपकी आगे की जो रूपरेखा है कॉपी की वो बनती है। तो 3 मार्कर्स स्ट्रांग होने चाहिए, यही चीज़ मेरे साथ रही। क्योंकि आपके पास समय कम रहता था हमेशा मेंस के लिए, मेंस के नोट्स कैसे बनाएं? जनरली भी सी की शॉर्ट नोट्स बनाइए कि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन हो जाए। आपके लिए क्या था? देखिए, कई ऐसे टॉपिक, जैसे 3 मार्कर्स तो मैं हमेशा नोट डाउन करती थी, जो भी टेस्ट पेपर मुझे मिल रहा होता था, या टॉपर्स की कॉपी के भी 3 मार्कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक अलग से कॉपी बनाई थी। तो वो बहुत इजी होता है, आपको आपके कंटिन्यू लगातार 6 पेपर होते हैं, आप बुक्स नहीं उठा सकते उस दौरान, तो आपको क्विक रिवीजन के लिए चीज़ें करनी चाहिए। 5 मार्कर्स जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप लिख लो पूरा। और लिखने के साथ हमारे साथ ये होता है कि जब हमने उनको नोट डाउन कर लिया तो हमें थोड़ी स्पेस छोड़नी चाहिए, क्योंकि करंट की चीज़ें हम आप उसमें ऐड कर लो। तो इस तरह से अगर तैयारी करें, चाहे वो 1 साल आपको लग जाए, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप अगला मेंस दे रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, हाँ इस बार तो मेरा बहुत अच्छे से मेंस गया है। जब आप मेंस आप बहुत अच्छे से कर ले तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, और इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ जब आप इंटरव्यू हॉल के अंदर गए? देखिए, 19 और 20 के इंटरव्यू तो मेरे बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उस दौरान एक्सपोजर नहीं था, और मेरी जो बोलने वाली स्किल वो भी डेवलप नहीं हुई थी। मैं एक्सपोजर नहीं था, घर से ज़्यादा नहीं निकल पाती थी मैं। और फिर जब फ्रेंड्स बन गए तो ये रहा कि 21 का जो इंटरव्यू की तैयारी रही, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में रहते थे। पूरा ग्रुप हमारा रात के 9 बजे से हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी। दिन भर हम लोग सब अपना अपना पढ़ते थे, करंट के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते थे, तो हमारे काफ़ी अच्छे व्यूज़ बन गए थे। और फिर कई जगह हमने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं इंस्टीट्यूशंस में। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बना, नए नए व्यूज़ हमको मिले एक दूसरे के, तभी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू हॉल में मेरा ये चौथा इंटरव्यू था एक तरह से, क्योंकि मैंने 2019-20 और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का जस्ट फरवरी में ही मैंने इंटरव्यू दिया था, तो कॉन्फिडेंस तो था। तो हॉल में जाने के बाद मुझे नया कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा इस बार 21 का बोर्ड था, वो सेकेंड टाइम का बोर्ड था, तो उनका यही प्रश्न रहा कि आप कितने साक्षात्कार दे चुके हो। तो मैंने बताया उनको कि सर ये चौथा साक्षात्कार है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो मुझे होप थी कि आप 4th इंटरव्यू है और इतने स्ट्रगल के बाद जा रही हूँ, तो शायद मेरे आंसर से बोर्ड भी सेटिस्फाइड रहा। तो कॉन्फिडेंस तो था इस बार, उनके यही था। मैंने लगातार उनको बताया कि मेरा इस बोर्ड में इंटरव्यू रहे। फिर उनका ये था कि आप
से क्या प्रश्न हमने पिछली बार पूछे थे जिनका आपने आंसर नहीं दिया, तो वो मैंने चीज़ें बता दी उनको इस बार। और नए प्रश्न भी थे, तो एक आपको 2 से 3 इंटरव्यू जब आप दे देते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है। तो ये चीज़ रही। नाइस। और सबसे ज़्यादा मज़ा अगर हम बात करें कि क्योंकि इस एग्ज़ाम में हम स्ट्रगल की बात करते हैं, हम चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया है? आज जब मैं सोचती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, तो मेरा जो मैनेजमेंट था कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि कब तक बहू को पढ़ाओगे आप, और उसके बाद आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हो, तो मज़ा यही रहा कि हाँ, आपके पास समय ही नहीं होता था। तो ये सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि जब हमारे पास समय होता है तो आप गॉसिप करते हो। कई हैं मेरी कॉलोनी में, भाभी लोग हैं, तो वो कई बार उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि आप किटी ज्वाइन करें, लेकिन मैं हस्बैंड को कहती थी कि यार मैं सबको मना कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगी समय लोगों को। वो बहुत अच्छी जर्नी थी, मतलब काफ़ी, क्योंकि मैंने अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया, मेरा एक फोकस था कि मुझे निकलना है। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग चलती रही। घर में कई बार रिलेटिव्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नहीं, अब बहुत हो गया, आप कब तक पढ़ेगी बहू, और उसके बाद भी आप लगातार पढ़ रहे हो, हस्बैंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स दे रहे हो। जैसे मेरे फादर इन लॉ का होता था कि वो हर बार समाज में, और भी बच्चे होते हैं, नहीं हमारी बहू का तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, उसका अब मेंस है, अब उसका इंटरव्यू है। तो वो तब बहुत मज़ा आता था कि नहीं यार, मैं एक बहू होकर उनके लिए चीज़ें कर रही हूँ। चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा क्वालिफाई होगा। तो ये मज़ेदार चीज़ रही। वंडरफुल। जो भी एक चीज़ है जो आपके अंदर है, वो मुझे लगा कि टाइम को मैनेज करने की स्किल जी। और इस एग्ज़ाम की या यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि यार टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कई गुना ज़्यादा है एक नॉर्मल एस्पिरेंट से जो तैयारी कर रहा है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा थी। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है, कैसे प्लान किया है, क्या आप लिखते थे, शेड्यूल करते थे सारी चीज़ें, उसके बाद होता था, कैसे किया है? देखिए, स्टार्टिंग में जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, 2017 की बात बताती हूँ, उस दौरान बेटा भी छोटा था, तो सुबह में वो सोए रहते थे। तो ये रहता था कि मैं 5 बजे से उठ के अपना जो भी काम है घर का पूरा 8 बजे तक मैं अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेती थी, और 8 बजे से मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकलती थी। 3 घंटे क्लासेस होती थी, और 1 बजे मैं घर आती थी, क्योंकि वो इतना छोटा था कि इससे ज़्यादा समय शायद वो मेरे बिना ना रह पाए, ऐसा होता था। उसके बाद फिर तो आप पूरे घर के काम में बिज़ी हो। उसके बाद मेरे साथ ये होता था कि मैं जो पढ़ के आई मैं उसको रिवीजन भी नहीं कर पाती थी। इनिशियली एक मुझे गिल्ट भी होता था कि मैं ससुराल से निकल के जा रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, और आने के बाद भी बहुत सारे काम पेंडिंग होते थे, तो उस दौरान तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे टाइम को मैनेज करना सीखा कि एक समय में 2 काम आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब खाना बन रहा होता था तो हेडफोन लगा होता था कान में, और सुन रही होती थी, पढ़ाई कर रही होती थी। और फिर जब ये पता है कि हाँ, खाना भी बनाना है और फंक्शन भी रहते हैं घर में, दिवाली वगैरह, तो मुझे सारे ही काम करने, तो 2 काम ये होता था कि खाना भी बन रहा होता है आपकी, और वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है। तो ये वाला मैनेजमेंट मुझे बहुत काम आया। और अब जब मैं फैमिली की बात करूँ, तो फैमिली में होता था कि मेरे रिलेटिव हैं या हस्बैंड के रिलेटिव हैं, तो हम दोनों की एक ट्यूनिंग थी कि यार 2 दिन मुझे देना है, ताकि उनको भी बुरा ना लगे। समर्स में जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ हैं 3, तो वो लोग भी आती थी, मैं उनको समय नहीं दे, तो 2 दिन मेरा फिक्स था कि मैं उनको 2 दिन दूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड से बात हो जाती थी कि प्लीज़ अब आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर वो मुझसे कहते थे कि अब तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अब तक मैं घर में पढ़ रही होती थी, फिर कहते थे कि अब लाइब्रेरी स्टार्ट कर दो, क्योंकि घर में आने वाले लोगों को हम नहीं रोक सकते। तो इस तरह से टाइम मैनेज होता रहा। मैं जब मेरा घर में रहता था, तो घर पे मेरा सिर्फ पढ़ने का ही काम रहता था, मल्टीपल रिविजन्स, और जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मैं आंसर राइटिंग करती थी वहाँ बैठकर। तो वो मेरे लिए इजी, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए आपको फोकस करना होता है। मैं चाहूँगा कि आप आंसर राइटिंग के बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जो बहुत काफ़ी डिसाइडिंग रोल प्ले करती है आपका इस एग्ज़ाम के अंदर। वो आपने कैसे किया, उसका स्ट्रैटेजी कैसे बनाया? आंसर राइटिंग के लिए आपको फोकस करना चाहिए 2 मार्कर या 3 मार्कर, वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट आपसे कोई रूलर ही पूछ लिया है तो आपको टेन्योर उनका पता होना चाहिए। जब हम टेन्योर मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने पढ़ा है। तो आप 3 मार्कर में जितने फैक्ट डालना चाहें, मैंने यही किया था 21 में। 3 मार्कर में कॉमा लगा के मैंने मल्टीपल फैक्ट्स डाले थे, तो वो कॉपी आपकी शुरू से ही इम्प्रेसिव हो जाती है। फिर 5 मार्कर के लिए आपके पास अभी इतना स्पेस है नहीं, तो अब तो शायद लाइंस बढ़ा दी है उन्होंने 22 से,
तो आप रे डायग्राम बना सकते हैं 5 मार्कर में। मल्टीपल पॉइंट्स आप एरो के थ्रू, आपके जो शुरुआत के 5 आंसर्स हैं उनमें आप अच्छे एफर्ट्स लगा दो, बाद के जो 5 आंसर हैं उनमें आप रे डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि आपको समय कम पड़ता है वहाँ पे। और मेरा ये था कि मैं पहले 3 मार्कर, देन 11 मार्कर, और फिर मैं 5 मार्कर पर शिफ्ट होती थी। पहले मैं 3 मार्कर को करती थी। इनफैक्ट जो 2 कॉपीज़ हमें मिलती तो मैं पहले दोनों के 3 मार्कर कर लेती थी आधे घंटे में। तो मुझे समझ आ जाता था कि हाँ अब मुझे कितना मैनेज करना है। फिर 11 मार्कर करती थी, फिर 5 मार्कर, क्योंकि 5 मार्कर में आपको 2 से 3 नंबर वो दे सकते हैं। आपने 5 पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए लास्ट में तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक 5 मार्कर अगर आपका छूट भी जाता है तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती है। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए और करंट से हमें अपडेट होना चाहिए। स्कीम्स हमको पता होनी चाहिए। हर सेक्टर की स्कीम मैंने बना ली थी, इंटरव्यू के दौरान तो बनाई थी, लेकिन हर सेक्टर की स्कीम बना ली थी तो वो टिप ऑफ टंग हो गई थी। तो आंसर में स्कीम्स भी मेंशन कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें होनी चाहिए मेंस के लिए। दीदी, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दिस एग्ज़ाम? कि क्या ऐसी इंस्पिरेशन आई कि आप बार बार लगे रहे इस एग्ज़ाम के पीछे? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते तो आप इतने चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता। यू विल बी चिल रिलैक्स कि चलो घर का काम करना है, फिर रेस्ट करना है, यही एक जो नॉर्मल रूटीन, जो नॉर्मल लाइफ आता है ना। तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, बट ये मेहनत करने के पीछे क्या कंटिन्यूस मोटिवेशन रहा है? मोटिवेशन के लिए समय ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मोटिवेट करना, कोई मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि मेरे गोल फिक्स थे। मुझे ये पता था कि मैं घर को छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड सिंगल सन हैं और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो छोड़ें अपने मतलब फादर मदर को। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मुझे किसी मुकाम पे पहुंचना है तो मैं परिवार के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि वो अपने आप में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है आज कि परिवार के साथ रह के करना। तो सेपरेशन की कभी बात नहीं हुई। मैंने उनसे ये ज़रूर कहा था कि अगर अब अगला मेरा मेंस रहेगा 2022 में तो प्लीज़ मुझे 2 महीने के लिए हॉस्टल जाने दो, एक फोकस्ड वे में, जब मेंस नहीं निकल रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ते गए। फिर ये था कि इतना सारा बुक्स लेके कहीं और शिफ्ट होना, और अगर आपको एटमॉस्फेयर नहीं मैच किया आपका, फिर आप घर आओगे तो समय। तो मोटिवेशन हमेशा जब लोग कहकर जाते थे कि अब क्यों पढ़ा रहे हो आप, तो वही अपने आप में मुझे बूस्ट कर देता था कि नहीं यार, लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे उसको गलत सिद्ध करना है बस। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ हमेशा रही। और मेरे हस्बैंड, उनका सपोर्ट था। वो हमेशा कहते थे कि नहीं यार, तुम में कैलिबर है, तुमने स्कूल में टॉप किया है, पूरे नवोदय में मैं टॉपर रही हूँ 12th में। नहीं, तुम टॉपर हो, तुम कर सकती हो। हमेशा उनका होता था कि ठीक है, जब तुम सिलेक्ट हो जाओगी तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, ये सब कोई नहीं देखेगा। और अब उस दौरान भी वो यही कहते थे, जब कई बार मैं उनसे कहती थी कि यार मम्मी काम कर रही हैं, लोग कहेंगे कि मदर इन लॉ को काम के लिए नहीं कोई पूछने वाला है तुमसे। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो लोग नहीं देखेंगे कि इसने क्या किया, और इनफैक्ट सभी को तुम पे गर्व होगा। तो वो चीज़ मेरे लिए हमेशा बनी रही। मैंने 2017 में मैम जो हैं अनु कुमारी मैम, उनकी स्टोरी सुनी थी। तो फिर तब से मुझे था मन में कि नहीं, उनके साथ तो काफ़ी बच्चा छोटा रहा और मेरे साथ सपोर्ट भी है इन लॉज का, तो मैं कर सकती हूँ। मेरे इन लॉज ने बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरे बच्चे को कभी मेरी कमी नहीं लगने दी। तो ये चीज़ें बढ़ती रही आगे और मैं कंटिन्यू कर। आई थिंक कि आपकी स्टोरी एक जो हमने प्रीवियस ईयर पहले हमने सिमी दी के साथ भी पॉडकास्ट किया है। जी। सिमी दी भी मैरिड रहे हैं। आई थिंक कि ऐसी स्टोरीज इंस्पायर करती है उन सारी फीमेल्स को जो लाइफ में करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाए जब वो अनमैरिड थे। आई थिंक कि आप लोगों की वजह से उनकी लाइफ में इंस्पिरेशन या एक स्पार्क आता है कि यार जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं कि हमको तैयारी करना है, क्योंकि कोई और कर रहा है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? कई बार फीमेल्स के लिए शादी को एज अ पनिशमेंट देखा जाता है कि यार एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, 3 साल 4 साल है, अगर निकली तो ठीक है वरना शादी करा देंगे। इट इज़ काइंड ऑफ पनिशमेंट अगर हम इस सोसाइटी के अंदर देखें तो। सेकेंड सिनेरियो में कई बार शादी होने के बाद में फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी दी नहीं जाती कि यार अब शादी हो चुकी है तो अब क्या ही करोगे पढ़ के। इन दोनों सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टनर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पार्टनर के साथ ही आप चीज़ें कर सकते हो, परंतु इनिशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। इनिशियली ये होता है कि हमें खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें ससुराल में फेस करना होता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते, स्पेशली मिडिल क्लास में।
तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है परिवार के लिए, वही मैंने भी किया। शुरुआत में मेरे लगातार प्रीलिम्स निकले, मैं सुबह जल्दी उठती थी और घर के काम भी मैनेज करती थी, तो उनको ये था कि नहीं, दोनों चीज़ें लड़की कर रही है। और कॉन्फिडेंस मैंने जब बिल्ड कर लिया कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तो फिर चीज़ें आपके लिए इन्वायरमेंट बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है आपके साथ। तो मेरा ये कहना है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, परिवार के खिलाफ नहीं जाना है, आप अपने से एफर्ट्स लगा लें। हर जगह हर व्यक्ति सपोर्टिव मिले ये ज़रूरी नहीं है। और रही बात सामाजिक परिवेश की, तो हम जब किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो गोल हमें दिखना चाहिए, ना कि लोगों की बातें। तो ये समाज है, जब आप बहुत नीचे होते हो तब भी आपके लिए बातें करेंगे, और जब आज आप टॉप पे हो तो तब भी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आपको उन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस करना चाहिए। परिवार के साथ संयम बनाएं, कोऑर्डिनेशन बनाएं, पार्टनर के साथ अपना 100% दें। जब आप अपना 100% देंगे तो सारी जो एक कहते हैं ना पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने में। तो मेरे साथ यही रहा कि मैंने पहले उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, लोगों की बातों को इग्नोर किया। मुझे पता था कि लोग प्रशंसा ही करेंगे जब मेरा चयन होगा, तो मैंने चीज़ों को इग्नोर किया और आगे बढ़ती रही। अच्छा, एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट हमने बात किया था कि शादी को एज अ पनिशमेंट लेना, कि यार एग्ज़ाम निकालो वरना शादी करा देंगे, ये जनरली एक अपर लिमिट हर किसी में फीमेल एस्पिरेंट के साथ स्पेशली होती है कि आपको अगले 3-4 साल दिए जाएंगे, उसमें निकालना है आपको। अगर नहीं निकला तो हो जाती है जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर शादी। ऐसी फीमेल्स को भी एक बार एड्रेस कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि आई हैव फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारी ऐसी दोस्त है जो बोलती है कि यार आशीष अब इस साल घर का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, अब मुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, और अब शायद ऐसा होगा कि मेरे को नेक्स्ट ईयर शादी करनी पड़ सकती है फैमिली प्रेशर की वजह से। ऐसी फीमेल्स को एड्रेस एक बार कर दीजिए। देखिए, मेरे साथ मैं पर्सनल अपनी बताती हूँ कि अकेले रह के आप नहीं पढ़ सकते। जब तक आप अगर मैरिड हो गए हो तो आप बहुत अच्छे दोस्त तलाश करें। और क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए। मैं और ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, वो सिर्फ कन्विंस ही कर सकती हैं। वो एक बार अपना 100% दे दें तो फिर उनको सपोर्ट मिलने लगेगा। ये तो आप एक ग्रुप अच्छा बनाएं, क्योंकि ग्रुप की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। जब तक आपके पास ग्रुप नहीं होगा आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, ये वाली चीज़ें। तो जैसे ग्रुप आपका हो जाता है, आपको लगने लगेगा कि सिलेबस कवर हो गया है, आपको सिर्फ एक एफर्ट लगाना है, अपने मन को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस देनी है कि नहीं इस बार तो मेरा होगा। अपना 100% दे दीजिए। जब आपका पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो फिर सारे लोग आप पे वो करने लगेंगे। तो महिलाओं के साथ हैं ये वाली चीज़ें कि नहीं हो पाती चीज़ें, नहीं मैनेज हो जाती, सामाजिक प्रेशर होता है। परंतु जब आप खुद से एनर्जी लगाएंगे, मोटिवेट अपने आप को रखेंगे, कन्विंस करेंगे, कई बार हमें खिलाफ भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है हमें। मैं भी प्रैक्टिकल रही हूँ, इनफैक्ट मैं अपने बच्चे के लिए भी प्रैक्टिकल रही हूँ कि मैं उसके कई फंक्शंस में नहीं जाती थी। तो आपको प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। अपने आप को आप समय दीजिए, अपने आप को पहचानें, तो निश्चित तौर पर कर पाएंगे चीज़ें। आपने कई सारे ऐसे इंसाइट्स दिए हैं जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट हमको देख रहे हैं वो एम्पावर हो पाए, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। अगर एक फाइनल मैसेज आपको उन सारी फीमेल्स के पेरेंट्स को देना हो, आपका क्या मैसेज रहेगा टू ऑल द पेरेंट्स? सभी पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि देखिए, कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या आप कोई आर्ट सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर जेंडर का कोई रोल नहीं होता। तो उन्हें जितना वो अपना भरोसा अपने बेटे पे कर रहे हैं, अगर वो उसका 50% भी बेटियों पर करेंगे तो उन्हें 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरा यही समाज को भी मैसेज है और पेरेंट्स को भी है कि वो पूरी एनर्जी के साथ अपनी बच्चियों के साथ लगे रहें। ये जो भारत है या जो हमारा प्रदेश है, आगे चल के ये बेटियों का ही होगा, तो उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक वो बेटियों को नहीं बढ़ाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस अपनी बच्चियों पर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है शो पर? बहुत अच्छा इंटरेक्शन है आपके साथ, काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ मैं। काफ़ी बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, मैंने सुना था। तो अगर फ्यूचर में भी कभी रहा तो मैं इसके लिए जुड़ना चाहूँगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपके साथ ऑलरेडी मुझे लगता है कि और पॉडकास्ट की ज़रूरत है। अच्छा। स्पेशली आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी फील्ड पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे अभी भी सीखना बाकी है, बहुत सारी बातें ऐसी है जो नहीं हो पाई है टाइम कंस्ट्रेंट के कारण। आई थिंक कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन द शो अगेन। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर आपने आपका शेयर ऑफ इंस्पिरेशन इस पॉडकास्ट से लिया होगा। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था, कई सारी बातें हुई, और भी कई सारी बातें अगर मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो आप जानना चाहते हैं। हम अगली बार पॉडकास्ट करके उन बातों को भी कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू ज्योति दी। थैंक यू।